मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज अपन चर्चा करेंगे मध्यकाल में मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके अंदर जो राजनीतिक शासन रहा और उसका जो सबसे प्रभावी शासन रहा जिस वंश का, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मध्यकाल प्रारंभ होता है 1206 ईस्वी से, हम उनको मानते हैं। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने शासन किया और भारतीय इतिहास में उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में जो 5 प्रमुख शासन वंश थे, सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरे नंबर पे खिलजी वंश, तीसरे नंबर पे तुगलक वंश, चौथे वंश के रूप में शासन किया सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में परास्त करके और बाबर यहाँ पर सत्तासीन हुआ। बाबर तैमूर का वंशज था और वहीं से मुगल शक्ति यहाँ पर प्रतिस्थापित हो गई। मुगल वंश यहाँ पर स्थापित हो गया। अब सबसे पहले आज अपन जिस टॉपिक को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि भारतीय क्षेत्र पर शासन करने के लिए मुगल और राजपूत जो गठबंधन रहा, उस गठबंधन की क्या भूमिका रही, उस गठबंधन ने किस प्रकार का सहयोग किया, या जहां पर फिर प्रतिरोध हो गया तो किस प्रकार का उसका परिणाम निकला। तो सबसे पहले इसमें अपन मुगल राजवंश के कालक्रम की समीक्षा करने चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल वंश में कितने शासकों ने शासन किया और उनके कितने वर्षों का शासनकाल रहा। तो मुगल वंश के शासकों के कालक्रम में 1526 ईस्वी से इनका प्रारंभ मानते हैं, जो कि 1857 ईस्वी तक रहा। पहले जो शासक थे वह थे बाबर। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। उनके बाद में उनके पुत्र हुमायूं सत्तासीन हुए। हुमायूं ने देखिए 2 दौर में शासन किया। पहला उनका शासन था 1530 से 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में हुमायूं की सत्ता चली जाती है। शेरशाह सूरी शासक बन जाता है और शेरशाह सूरी के द्वारा लगभग 14-15 वर्षों तक शासन किया जाता है और 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर सत्तासीन हो जाता है और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 ईस्वी में मध्यकाल का, मुगल वंश का, और हम ये कहें कि पूरे मध्यकाल का सबसे प्रतापी शासक हुआ तो वह कौन था? अकबर, जिसका शासनकाल रहा 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जो पुत्र था वह था जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल रहा 1627 से 1658 ईस्वी। इसके बाद में शाहजहां को नजरबंद कर दिया गया और उसके पुत्र औरंगजेब ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसका शासनकाल रहा 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब को अंतिम महान मुगल शासक के रूप में भी जाना जाता है। औरंगजेब के लिए बहुत सी किंवदंतियां हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन की किंवदंतियां हैं, लेकिन दक्षिण में भी सुदूर तक औरंगजेब ने अपना शासन किया, लेकिन उसने अपने जीवन के बहुत से वर्ष दक्षिण में लगा दिए और वह पूरी तरह विजित भी नहीं हो पाया। उसे जनधन की हानि भी रही। वो एक अलग एस्पेक्ट है, जब अपन औरंगजेब को पूरी तरह से पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में सत्तासीन हुआ और 1712 ईस्वी तक इसका शासन चला। बहादुर शाह प्रथम के बाद में जहांगीर शाह ने लगभग 1 वर्ष तक शासन किया। 1712 में सत्तासीन हुआ और 1713 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके बाद में फर्रुखसियार सत्तासीन हुआ, जिसने 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया। फिर मोहम्मद शाह रोशन अख्तर 1719 में सिंहासनारूढ़ हुए और 1748 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया।
उसके बाद में अहमद शाह सत्तासीन हुए, जिन्होंने 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, जिन्होंने 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में अकबर द्वितीय, जिन्होंने 1806 से 1837 ईस्वी, और अंतिम मुगल शासक के रूप में बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1837 से 1857 ईस्वी, और इन्हीं के काल में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम रहा और जिनका नायक और नेता भी इन्हीं को बनाया। तो यह एक मुगल वंशावली थी। मुगल वंश के शासकों ने 1526 से लेकर 1857 तक जो शासन किया, उसके अंदर ये शासक रहे जिन्होंने कि अपना अपना शासन काल किया। अब अपन आते हैं मुख्य बिंदु पे, मुगल राजपूत और सहयोग व प्रतिरोध की नीति। देखिए, राजस्थान की अगर अपन स्थिति देखें, पूरे भारतवर्ष की स्थिति देखें, तो उसमें राजपूतों का यहाँ पर राजनीतिक रूप से प्रभुत्व रहा, राजनीतिक रूप से बड़े समृद्ध रहे, शक्तिशाली रहे और संप्रभुता संपन्न रहे। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा तत्कालीन समय मुगल शासकों के द्वारा किस प्रकार की भूमिका निभाई गई, तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो बाबर का जो संघर्ष होता है वह था महाराणा सांगा के साथ। तो यहाँ पर अपन इस नीति में पाते हैं कि पूरी तरह प्रतिरोधात्मक नीति रही, उसे संघर्ष करना पड़ा। खानवा का युद्ध हुआ और खानवा का बड़ा सशक्त युद्ध हुआ। सांगा, जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था, जीवन में जिसने पराजय नहीं झेली थी, लेकिन बाबर के सामने उसने तोपों के युद्ध में खानवा में वह पराजित हो गया, खुद घायल हो गया। लेकिन कहते हैं कि जब भी उसकी मूर्छा हटी, उसने कहा मैं दोबारा युद्ध करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के शक्तिशाली राजपूत शासक थे जिनकी ऐसी स्थितियां रही। लेकिन केवल अपन यहाँ पर इस नीति की समीक्षा करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि प्रतिरोधात्मक नीति वहाँ पर रही। हुमायूं का स्वयं का जीवन बड़ा ही विचलित परिस्थितियों में चला, लेकिन उसके साथ में भी अगर अपन इस नीति की समीक्षा करेंगे तो हम पाएंगे कि प्रतिरोधात्मक नीति रही। अब आता है मध्यकाल का महान शासक अकबर। अकबर एक ऐसा शासक था जिसने कि हिंदुस्तान की नब्ज पढ़ी, जिसने जाना हिंदुस्तान को और जिसने ये समझ लिया कि हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। ऐसे में उसके द्वारा अकबर ने ये देखा कि यहाँ पर जो शक्ति संपन्न है वो कौन है, राजपूत शासक है, राजपूत जाति है। तो उसने उसको अपने साथ समीकृत किया, अपने साथ मिलाया। उसके लिए उसने 2 प्रकार की नीतियाँ अपनाई। एक तो उसने इस घरानों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उनको अपना बनाया। दूसरा, जिस किसी व्यक्ति ने उसके आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, अपने पास समाहित होने को नहीं किया, उनके साथ में उसने आक्रामक युद्ध भी किए और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकले। अकबर का साम्राज्य बढ़ता चला गया। अकबर ने धार्मिक कट्टरता को भी छोड़ दिया। उसके द्वारा, जैसा कि आप सब जानते हैं, दीन इलाही धर्म को भी बनाया गया और उस दीन इलाही धर्म में उसने सभी कट्टरपंथिताएं समाप्त कर दी। दीन इलाही धर्म बहुत ज़्यादा मजबूती से स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन अकबर का शासन तंत्र बहुत विशाल भारतीय परिदृश्य में बढ़ता चला गया। तो यह अकबर के जब ही सहयोगात्मक नीति करते ही भारतीय परिदृश्य में मुगल साम्राज्य की सत्ता सर्वत्र प्रसारित हो गई और सभी जगह राजपूत राजाओं ने उसको एक से साथ एक बढ़ करके हिस्सा लिया और उसको प्रतिस्थापित करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। अब यहाँ पर अपन आमेर घराने की हल्की सी चर्चा करें। आमेर घराने के शासक थे राजा मान सिंह, जो कि उसके प्रधान सेनापति भी थे, और मान सिंह की बहन थी, उनसे उनका विवाह हुआ था और उन्हीं का पुत्र जहांगीर था। तो इन राजपूत घरानों ने अपने रिश्तेदार के रूप में मानते हुए भी इनकी सहायता की, इनके साथ जुट करके लड़े और इसी कारण इनकी प्रगाढ़ता भी बनी। अकबर के बाद में जहांगीर सत्तासीन हुए। जैसा कि मैंने बताया कि ये राजपूत राजकुमारी के पुत्र थे, तो इनका आपस में लगाव भी रहा, मान सम्मान भी रहा और पूरी तरह सहयोगात्मक नीति यहाँ पर रही। इससे भी ये पल्लवित और पोषित रहा, बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में रहा। उनके बाद में आए शाहजहां के काल में भी हम देखते हैं कि सहयोगात्मक नीति रही। जहांगीर ने भी और शाहजहां ने भी बहुत से राजपूत घरानों में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे,
लेकिन शाहजहां के बाद में जो उनका पुत्र औरंगजेब सत्तासीन हुआ, ये एक कट्टरपंथी मुसलमान था और इसने आते ही सबसे पहले राजपूतों के साथ में असहयोगात्मक नीति बना ली। ऐसा करते ही राजपूतों के सहयोग हटने लगे और जो मुगल सत्ता अपने चरम तक पहुंची थी, वह मुगल सत्ता इसके प्रतिरोध के साथ में ही धीरे धीरे गिरने लगी। इतना बड़ा साम्राज्य बिखरने लगा। औरंगजेब के बाद में उसके पुत्र, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 20 फरवरी 1707, यह एक ऐसा समय था जहां से कि मुगल काल का पतन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि उसके जो पुत्र थे मुअज्जम और आजम, वह आपसी गृह युद्ध में लड़ पड़े थे और सत्ता जो थी वो पूरी तरह से अस्थिर हो गई थी। तो इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना है कि जब जब राजपूतों के साथ इनका सहयोग रहा, इनका वैभव बढ़ा, इनका साम्राज्य बढ़ा, ये बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करने के अधिकारी हुए, और जब जब प्रतिरोधात्मक स्थिति रही, इनका शासन तंत्र गिरता हुआ चला गया। धन्यवाद।